Okay. So just a recap of this last part of the work that we did. देखो मैंने आपको कहा था फर्स्ट पहले हमने पढ़ा था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट व्हाट डिड वी कंक्लूड? फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने क्या कंक्लूड किया था? हमने ये कंक्लूड किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं दे बिहेव लाइक पार्टिकल्स. ठीक है. फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर इज दिस इक्वेशन कॉल्ड डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, and this equation relates the wavelength and momentum. अच्छा, मैं आपको एक दफा रिपीट कर देता हूं. मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था फॉर ऑल पार्टिकल्स एंड वेव्स, यानी ही सेड कि अगर आपको वेव्स के मोमेंटम निकालना हो और उनकी वेवलेंथ गिवन हो, आप तब भी ये यूज कर सकते हैं, या वाइस वर्सा. अगर कोई पार्टिकल का मोमेंटम तुम्हें गिवन हो और उसकी वेवलेंथ निकालनी हो तो तुम उसके लिए ये यूज कर सकते हो. इसने फॉर्मूला बताया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर आई सेड लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड पी इज द मोमेंटम. याद है आप लोगों को? ये था डी ब्रॉगलीज इक्वेशन. अच्छा, इसी इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा और फर्दर इक्वेशंस में भी ब्रेक कर दिया था. मैंने तुम लोगों को कहा था इसी इक्वेशन को अगर हम चाहें तो यू भी लिख सकते हैं, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ. तो इसी इक्वेशन को यूं भी लिखा जा सकता है, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह हम सी अपॉन एफ इज इक्वल टू एच अपॉन पी कर दें. यानी लैम्डा की जगह हमने क्या लिख दिया? लैम्डा की जगह हमने लिख दिया सी अपॉन एफ. और यहां से आप चाहें तो सब्जेक्ट बना लें इसको, तो मोमेंटम को सब्जेक्ट बना लें तो ये हो जाएगा एच एफ अपॉन सी. ठीक है, ये भी. अच्छा, एक और तरीका देखो, जो फोटोन की एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, E इज इक्वल टू एच एफ. ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू एच एफ. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये जो मोमेंटम होता है यहां से H, ठीक है, और यहां से अच्छा ये देखें, तो यहां से मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन को E, ये कैसे आ गया? E अपॉन सी कैसे आ गया सर? E अपॉन सी जरा बताएं आप, ये E अपॉन सी कैसे आ जाएगा? ये यहां से E अपॉन सी का मैंने कैसे डेरिवेशन कर ली? देखें, एच एफ की जगह जी, एच एफ की जगह मैंने बस एनर्जी पुट कर दी ना. तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, ये ऊपर देखो ना एच एफ है ना, यहाँ पर ये नजर आ रहा है ना एच एफ. बस इस एच एफ की जगह मैंने एनर्जी सब्स्टिट्यूट कर दी, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन की जगह ये आ जाएगा. ठीक है, यहाँ तक बात तुम लोगों को याद आ गई? फिर मैंने आपको ये बात क्लास में समझाई थी कि फॉर ऑल, देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से हमने ये प्रूफ किया था कि पार्टिकल टाइप बिहेवियर होता है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का. इसी तरह अगर ये प्रूफ करना हो कि पार्टिकल्स का वेव टाइप बिहेवियर होता है, तो उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं? डायफ्रैक्शन वाला. ठीक है, यू रिमेंबर दैट? मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को. अच्छा, सो मैंने आपसे कहा था डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट पार्टिकल्स एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो शो वेव बिहेवियर. याद है आप लोगों को? So, मैंने कहा था कि डेविड एंड जर्मर लेटर प्रूव्ड इट. तो मैंने कहा था अगर आप इसको करेक्ट ग्रेटिंग में से पास करेंगे तो यू विल सी अ वेल फॉर्म्ड इंटरफेरेंस पैटर्न. सो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसने यहाँ से ये बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर आके फॉल करती है, सो अ वेल फॉर्म्ड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन. याद आ गया तुम लोगों को? फिर मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डायफ्रैक्शन एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, आप उसे वेवलेंथ निकाल सकते हैं. और मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स को इस वाले फॉर्मूले में पुट करो, ये जो पीछे अभी फॉर्मूला मैंने डी ब्रॉगली का बताया है. ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पुट करो और यहां से भी आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं. तो दो तरीके से वेवलेंथ निकाल सकते हैं, एक तो वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के फॉर्मूले से, और दूसरा कौन से तरीके से? ये वाले फॉर्मूले से. दोनों से जो वेवलेंथ आती है ना वो सेम आती है. ठीक है, तो मैंने आपको कहा था द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग P इज इक्वल टू एम लैम्डा. ठीक है, ये P इज इक्वल टू एम अपॉन वी, एम इनटू वी, एंड लैम्डा प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सपेरिमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ये इस इक्वेशन से.
This value was found to be same as the value calculated from diffraction grating experiment n lambda is equal to d sin theta. याद आया आप लोगों को ये? ठीक है. सो हमने कहा था कि इससे ये प्रूव हो गया कि पार्टिकल्स भी वेव बिहेवियर शो कर सकते हैं. फिर मैंने आपको ये भी समझाया था क्लास में कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ने नहीं किया था. What they did was they repeated the experiment with other waves. ठीक है. अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था, they used graphite as a diffraction grating. The experiment was repeated with other particles. Like उन्होंने कहा कि सिर्फ भाई इलेक्ट्रॉन नहीं करते, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, different atoms. Every particle showed a diffraction pattern with a suitable rating. ठीक है. So conclusion बच्चों पूरे डिस्कशन का जो लास्ट क्लास में मैंने किया था कि there is a wave particle duality. क्या मतलब है इसका कंक्लूजन का? वेव पार्टिकल डुअलिटी, कि पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक वेव्स एंड वेव्स कैन बिहेव लाइक पार्टिकल्स, बट अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन. ये नहीं हर जगह. ठीक है. अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ये दोनों एक दूसरे का बिहेवियर शो कर सकती हैं. क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? पक्का? चलो आज हम जरा कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर. चलो जल्दी से पहले जरा लेट्स फिनिश विद. अच्छा, एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, जरा मैं आप लोगों को ये करा दूं. एक सेकंड दीजिएगा मुझे. एक सेकंड. चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद experiment to determine maximum kinetic energy of electrons using stopping voltage. Using stopping voltage. Maximum EK kinetic energy. ठीक है, ये EK मैं kinetic का शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, EK. चलो अब जरा इसको देखते हैं. सर इसके अंदर एक डायग्राम हम जरा इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है. इवैक्यूएटेड का मतलब अंदर वैक्यूम है. इसमें दो मेटल प्लेट्स से, एक मेटल प्लेट ये है, एक मेटल प्लेट ये. इसको आपने एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा हुआ है. ठीक है. और यहाँ पे आपने लगा दिया एक एमीटर. यहाँ पर आपने लगा दिया एमीटर. ठीक. इधर इसके अंदर वैक्यूम है, इसको कहते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, वैक्यूम. ठीक. ये मेटल प्लेट्स हैं दो, ए एंड बी. सपोज करो इसको हम कह देते हैं मेटल प्लेट ए और मेटल प्लेट बी. सो ए एंड बी आर क्लीन मेटल प्लेट्स. इनकी सरफेसेस क्लीन है, क्लीन मेटल प्लेट्स हैं. मेटल प्लेट्स placed in an evacuated समझते हो, खाली हुई भी, इसके अंदर वैक्यूम हो, ट्यूब. अब वो बाकी ज़ाहिर है which is connected to an ammeter, वो तो आपको नजर आ रहा है. ठीक है. अच्छा, अब हम यहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर आके गिरेगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है F0 से. ठीक है. एन इलेक्ट्रो में EM, वही आपको पता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का शॉर्ट फॉर्म लेता हूं. रेडिएशन of frequency of constant frequency
सपोज करो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन एफ नॉट, ग्रेटर देन एफ नॉट, ठीक है, फॉल्स ऑन प्लेट ए। सर व्हाट डू यू थिंक विल हैपन जब ये इस पे आके फॉल करेगी? तो जब रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एफ नॉट है जब इसके ऊपर फॉल करेगी मेटल प्लेट पे, तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एफ नॉट है ना, ठीक है। सो हम ये कहेंगे कि an electromagnetic radiation of constant frequency which is greater than f naught falls on plate A and will cause photoelectric emission, cause photoelectric emission, ठीक। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? अगर मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालनी हो इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैंने क्या कहा था? उसके लिए क्या करेंगे? एच एफ में से, फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, याद है? सो यहाँ पे अगर मुझे मैक्स काइनेटिक एनर्जी पूछी हो, ये यहाँ तक सबने लिख लिया, हो गया। अच्छा, अब अगर मुझे आपसे कहें सर व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमने कहा था एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, रिमेंबर? सो दैट इज, आप कह देंगे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर वो बराबर है E इज इक्वल टू एच एफ माइनस E इज इक्वल टू एच एफ नॉट, ठीक है। याद है ना आप लोगों को ये? ओके। अब सर इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी, अच्छा अंदर तो वैक्यूम है ना, तो आपके ख्याल में ये क्या ये इलेक्ट्रॉन प्लेट ए से लेके बी तक पहुंच जाएगा? प्लेट ए से बी तक पहुंच जाएगा? सर हाँ, इसका जवाब हाँ या ना में दें, जोर से दें। क्यों? क्योंकि कोई फ्रिक्शन तो है ही नहीं, अंदर तो वैक्यूम है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो जाया तो हो ही नहीं रही, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स दे विल रीच प्लेट बी, और जब ये प्लेट बी पे रीच करेंगे तो जो एमीटर है वो करंट डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। क्यों डिटेक्ट कर लेगा? क्योंकि भाई इसको कहते हैं ट्यूब करंट क्रिएट हो गया ना, यानी आपका प्लेट ए से लेके प्लेट बी तक इलेक्ट्रॉन्स आ गए। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद वो पूरे वायर में भी घूमना शुरू कर देंगे। हाँ ये है कि जब वो वायर में जाएंगे तो करंट थोड़ा कम होगा, लेकिन करंट आ तो गया ना। तो हम ये कहेंगे से these electrons reach from A to B, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट में नो फ्रिक्शन इन ट्यूब ड्यू टू वैक्यूम, तो अगर आप मुझसे कहेंगे ना सर उनकी एनर्जी क्या होगी जब वो प्लेट बी पे पहुंचेंगे, तो सेम एनर्जी होगी, उतनी ही होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी कंज्यूम तो हुई नहीं है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स रीच फ्रॉम प्लेट ए टू बी, ठीक है, नो फ्रिक्शन, एंड a tube current is observed, a tube current is set to flow या observed। हम ये कहते हैं जी ट्यूब करंट फ्लो कर रहा है बिटवीन ए एंड बी। ये जो कैथोड रे ट्यूब होती है ना उसका कॉन्सेप्ट भी यही होता है। वो जो आपने पुराने जमाने के वो जो टीवी भी होते थे ना, सीआरटी टीवी, कैथोड रे, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। फ्लो आपके सोलर कैलकुलेटर्स वगैरह के अंदर जो करंट आता है उसकी बेसिक्स भी यही है, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया which can be detected by an ammeter, which can be detected by ammeter,
जो एमीटर लगा हुआ है उसका यही काम है कि वो आपको कंफर्म कर दे कि आपके पास ट्यूब करंट आ गया। समझ में आ गया? अब हम अभी मेजर नहीं हुआ, अभी तो मैंने आपको बताया ट्यूब करंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं, और ये जो ट्यूब करंट का कॉन्सेप्ट है ना, जब मैं आप लोगों को एक्सरेज पढ़ाऊंगा तो एक्सरेज के अंदर भी ये वापस आएगा, तो जरा इसको जहन में रखिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अब मैं पोलैरिटी रिवर्स कर दूंगा। अच्छा जी, पोलैरिटी किस चीज की रिवर्स कर दूंगा मैं पोलैरिटी रिवर्स कर दूंगा इधर की। अच्छा, पहले तो पोलैरिटी रिवर्स क्या करूंगा, पहले अप्लाई करूंगा। यहां तक तो कोई किसी किस्म का कोई बैटरी शैटरी कुछ भी नहीं लगी हुई ना। अब मैं क्या करता हूं, नाउ वी connect A and B to the terminal of the battery, terminals of the battery of a DC battery, ठीक है। अच्छा, the voltage of the battery can be adjusted of the battery, इसको हम कहते हैं वेरिएबल डीसी बैटरी of the battery can be altered, adjusted, change, altered, change कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये कैसे करेंगे आप। अब आप यहाँ पर इसी डायग्राम के अंदर मैं एक छोटा सा चेंज कर दूंगा। इस डायग्राम में ये पूरा सेटअप था। आप क्या करेंगे, इस पूरे डायग्राम में ये लिखिए सबने, यहाँ पर आप इसको उठा के इधर लेके गए, ये पूरा सेटअप ऐसे ही है। सिर्फ यहाँ पर आप इसको, अच्छा, बी को आप लगाएंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, जाहिर है कॉन्सिक्वेंटली ए को पॉजिटिव। अगर अच्छा आप ए को अगर पॉजिटिव नहीं भी जोड़ते हैं ना, जीरो टर्मिनल भी, इसको जीरो पे भी, अर्थ पे कर देते हैं, तब भी काम हो जाएगा हमारा, ये अर्थ, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है। और इसके बीच में आप लगा दें वोल्ट मीटर, ठीक है, ये लगा दें वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर पीडी मेजर करेगा। अच्छा, रेडिएशन वही रहे, रेडिएशन अभी भी आ रही है, रेडिएशन अभी भी इसके ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है। अच्छा सर, अब मुझे जरा बताइए, अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस इसमें और पिछले वाले केस में, अब क्या फर्क है? अब बी, पहले भी ए और बी पे कोई पोलैरिटी नहीं थी, पहले ए और बी पे कोई पोलैरिटी नहीं थी। अब क्या हो रहा है, अब बी पे क्या पोलैरिटी है, बी किससे कनेक्टेड है, टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और ए 0 वोल्ट पे भी हो सकता है, बाय द वे मैंने आपसे कहा ए पॉजिटिव भी हो सकता है, तो अगर किसी सवाल में वो पॉजिटिव हो तो उससे आप परेशान मत हो जाइएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। तो सर आपका क्या ख्याल है कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द इलेक्ट्रॉन्स नाउ? इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे ना, इलेक्ट्रॉन एमिट तो होंगे, बट जैसे वो ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे प्लेट बी की तरफ, वो रिपेल होंगे, ठीक है। तो याद रखो, यहां पर द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल बी रिपेल्ड, emitted will be repelled by plate B, agreed? अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि अब हम ये कहेंगे there is a work done by the electric field against the kinetic energy of electrons, यानी the work done by electric field उसको ऊपर opposite direction of force लगा रही है ना, so work is done by the electric field, ठीक है, which opposes the motion of electrons, ठीक है। so हम यहाँ पर कहेंगे कि a work is done by electric field in opposing the motion of electron। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में है, बिटवीन ए एंड बी?
which oppose the motion of electrons. यहां तक सबको बात समझ में आ गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जाहिर है जैसे ही निकलेंगे तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके बी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बी उसको रिपेल कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अच्छा, अब बच्चों, अब ये की पॉइंट है, हम लोग इस वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे कब तक? हम इस वोल्टेज को उस वक्त तक एडजस्ट करेंगे जब तक करंट जीरो ना हो जाए। अच्छा, आप चाहें तो करंट को मेजर करने के लिए यहाँ एमीटर लगा दें ताकि करंट भी मेजर कर सकें, या एमीटर लगाएं, ठीक है, यहाँ पर आप एमीटर लगा दें करंट को मेजर करने के लिए। और ये वोल्ट मीटर जो है ना वो इसके साथ पैरेलल में लगा होगा, एमीटर सीरीज में होगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर, एक सेकंड, ये इसको मैं जरा अगर आपको बताऊं ना, यूं कर देता हूं, ठीक है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये जीरो, इसको जीरो भी कह सकते हैं आप, जीरो, और वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ होगा, ये ज्यादा बेहतर डिस्क्रिप्शन है इसकी, ठीक है, वोल्ट मीटर यूं लगा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा सर, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके वोल्टेज को बैटरी के एडजस्ट करेंगे ताकि करंट बिल्कुल ना आए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं ये करंट क्यों ना आए। द वोल्टेज इज एडजस्टेड, द वोल्टेज ऑफ बैटरी इज एडजस्टेड टिल नो करंट फ्लोज इन द ट्यूब। ये कैसे पता चलेगा आपको कि करंट फ्लो नहीं कर रहा? अच्छा, मैं आपको बताता हूं, अभी ये आपको एक्सप्लेन करता हूं। द voltage of battery is adjusted कब तक एडजस्ट करना है? एडजस्टेड टिल नो करंट फ्लोज, टिल नो करंट फ्लोज इन द ट्यूब। अच्छा, जरा एक्सप्लेन करते हैं कि ये करंट का कैसे पता चलेगा हमें नहीं फ्लो कर रहा। दिस voltage is called the stopping voltage, is called the stopping voltage, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Vs, ये V के ना छोटा सा नीचे S लगा देते हैं, S टू रिप्रेजेंट स्टॉपिंग वोल्टेज। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी समझाता भी हूं कि ये करंट जीरो कैसे हो जाता है। देखो मेरी बात सुनो, ये इलेक्ट्रॉन निकला, अब तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सर। अगर तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वर्क डन से ज्यादा है, अगर जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी उस वर्क से ज्यादा है जो ये रिपेल करने में कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा बी तक, ठीक है। जब ये बी तक पहुंच जाएगा ना तो आपको करंट मिलेगा। या एक और तरीका भी हो सकता है, अगर आपने वर्क ज्यादा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन उल्टा नीचे की तरफ फ्लो करने लग जाएंगे, वो निकलेंगे और इस डायरेक्शन में उल्टे फ्लो करने लग जाएंगे। तो दोनों सूरतों में करंट मिलेगा तुम्हें करंट कब नहीं मिलेगा? जब दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये बात याद रखना कि दोनों के केस में, ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये नोट बता दूं, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is greater than work done, अच्छा जाहिर है वर्क डन बाय द फील्ड, ठीक है, या और इफ वर्क डन बाय फील्ड इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों केसेस में अ करंट विल फ्लो, ठीक है, दोनों केसेस में करंट विल फ्लो, ठीक है, करंट विल फ्लो। अच्छा, करंट इज जीरो ओनली
व्हेन, सिर्फ एक केस में बच्चों करंट जीरो होगा, जब ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये किसके बराबर हो जाए, ये इक्वल हो जाए किसके, वर्क डन बाय फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है सर, बस अब फाइनली इसके फॉर्मूले पर आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स, इसको ई के मैक्स क्या देते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, जरा मुझे वर्क डन का फॉर्मूला बताइएगा। वर्क डन क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। वर्क डन इज वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। मैं लिख देता हूं, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। सर यहां पर मैं वोल्टेज क्या लूं, वोल्टेज किसके बराबर लूं, स्टॉपिंग वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज किसका लूं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। So where Vs is the stopping voltage and E is the charge on electron. ठीक है, ये कौन सी वोल्टेज है, स्टॉपिंग वोल्टेज। ये कहां से आ जाएगी, वोल्टमीटर से आ जाएगी। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, आप ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी। फिर अगर वहां से आपको स्पीड निकालनी है तो फिर आप स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये तरीका होता है टू डिटरमिन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग स्टॉपिंग वोल्टेज। क्लियर हुआ सबको ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा अब इसका ग्राफ, ये भी बहुत एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये ग्राफ, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस के अंदर इसका एक ग्राफ बनाने के लिए देता है वो। ठीक है, ग्राफ पर आए। अच्छा अब अगर इसका आ जाए स्टॉपिंग वोल्टेज अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, देखो एक ग्राफ आता है स्टॉपिंग वोल्टेज अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, Vs, ये स्टॉपिंग वोल्टेज अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अच्छा और भी खैर एनर्जी अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी के भी आ सकते हैं, और ग्राफ भी आ सकते हैं, भी देखते हैं फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो आपके ख्याल में किस तरह का स्केच होगा फॉर एनी मेटल, कोई मेटल का जो ग्राफ है स्टॉपिंग वोल्टेज अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी का, कैसा ग्राफ होगा। अच्छा ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, ऑफ रेडिएशन। जी सर, कैसा ग्राफ होना चाहिए इसका, इनवर्स का ग्राफ। अच्छा नहीं सर, इनवर्स का ग्राफ नहीं होता, इनफैक्ट ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं होती, जरा आगे से स्टार्ट होती है। इट्स अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। मैं अब आपको समझाता हूँ इसको। अच्छा ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, जिसपे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर मुझे जरा आप समझाइए, पहले बात तो स्टॉपिंग वोल्टेज जीरो पे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो नहीं है, या वाइस वर्सा, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है तो स्टॉपिंग वोल्टेज जीरो होता है, क्यों कह लें, एक्सप्लेन करें इसको। सपोज करो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज एग्जांपल, तो वहां स्टॉपिंग वोल्टेज जीरो है, कोई बताएगा क्यों। बहुत कॉमन बात, सिंपल कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि एमिशन ही नहीं हो रही। सर एमिशन तो हो रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना। हमने क्या बताया था पिछली क्लास में, मैंने कहा था अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड। जस्ट एमिटेड का मतलब होता है दे हैव नो काइनेटिक एनर्जी। सर जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो फिर वोल्टेज क्या लगाओगे स्टॉप करने के लिए, स्टॉप करने के लिए तो तब वोल्टेज लगेगा ना जब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है। सो इस वक्त क्यों इसका ई के जीरो होता है, एफ नॉट, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो ये अगर एग्जामिनर पूछे कि ऐसा क्यों होता है, मैं पॉइंट वाइज देख ले रहा हूं। सो एट एफ नॉट, at F naught, Vs is zero
because ek of electrons is 0. आई बात समझ में सबको? ek of electrons is 0. अच्छा सर, अब अगर एग्जामिनर कहे कि ड्रॉ अ ग्राफ, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अनदर मेटल विद अ हायर वर्क फंक्शन, यानी इसका मतलब यही जो प्लेट ए है ना, यहां पर जो प्लेट ए थी, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है विद अनदर मेटल जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो उसका ग्राफ कैसे चेंज होगा? अगर मैंने एक ऐसे मेटल का ग्राफ बनाना है जिसका वर्क फंक्शन इससे ज्यादा है, हाउ वुड द ग्राफ चेंज? आगे से बनेगा, और उसके अलावा सर देखें, एक बात तो आपने कही आगे से बनेगा, आगे से क्यों बनेगा? चलो पहले ये समझाओ, तुम कह रहे हो आगे मन एक्स एक्सिस में, क्यों होगा ऐसा एक्स एक्सिस में आगे? वर्क फंक्शन अगर ज्यादा होगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी ना। तो एक बात तो ये लाजमी है, आप सही कह रही हैं, ये आगे बनेगा, लेकिन बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन बनेगी, आगे तो बनेगा बट लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, ये होगा ऑफ लोअर वर्क फंक्शन, ठीक है, ऑफ मेटल विद लोअर वर्क फंक्शन कहना चाहिए, ऑफ मेटल विद लोअर वर्क फंक्शन, और ये है मेटल विद हायर वर्क फंक्शन। अच्छा, ये बोथ लाइंस आर पैरेलल, याद रखो, ये बोथ लाइंस आर पैरेलल, which means same gradient. बताइए क्यों ग्रेडियंट सेम क्यों है? इसका फॉर्मूला देखना, आपस में रिलेशनशिप निकालो इस फॉर्मूले से, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का और इसका, जो पीछे फॉर्मूला लिखवाया था इससे दोनों का अक्सर ये आपको एग्जाम में आएगा सब कुछ करने के लिए कि बताओ इसका, अच्छा बल्कि ये बता दो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ किसके बराबर है? चलो ये बताओ, द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट? यूज दिस वन, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाला, इससे पता चलेगा द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इसमें किसके बराबर है। बताएं सब लोग, 2 मिनट वेट करो। जी साथ भाई, क्या हुआ, दिमाग नहीं चल रहा? सर h अपॉन क्यू के बराबर होता है इसका ग्रेडियंट, h अपॉन क्यू। सोचो, चलो मैंने बता भी दिया कैसे, इसका जो ग्रेडियंट होता है ना ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू h अपॉन क्यू, gradient of Vs against frequency graph is h upon q। सोचिए कैसे? बताइए। ये पर ऊपर वाला फॉर्मूला जो ऊपर ये लिखवाया था, ये पीछे वाला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और हाँ, ये एक ये है ना एच एफ माइनस एच एफ नॉट, ठीक है। चलो बताओ, तुम कैसे, बताओ कैसे आएगा ये? सर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला, और इसको स्टॉपिंग वोल्टेज का ये वाला काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला, इनको आपस में करो। अच्छा, यहाँ क्यू कह लो या ई कह लो, क्यू और ई,
एक ही बात है ना, मैंने वहां ई लिखा है, आप कंफ्यूज ना हो, क्यू और ई इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चले मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यार, इतनी तो मैथ्स के स्टूडेंट हो तुम सारे। अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था ऊपर, ई के मैक्स, एक इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एच एफ माइनस एच एफ नॉट, एंड ई के मैक्स का दूसरा फॉर्मूला, ई के मैक्स का मैंने जो दूसरा फॉर्मूला तुम्हें बताया है वो बताया है स्टॉपिंग वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय क्यू या ई, एक ही बात है ना, चार्ज और ई। अब इन दोनों को रिलेट करके बताओ, ग्राफ है स्टॉपिंग वोल्टेज अगेंस्ट दिस, तो देयरफॉर आप ये कह सकते हैं ना कि वी एस इंटू क्यू इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। अब आगे चलो या सब कुछ मैं ही बताऊंगा है? ग्राफ किसके बीच में बनाया है तुमने? हाँ बेटा, आप क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एच एफ माइनस एच एफ नॉट अपॉन अपॉन क्यू, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों का अलग अलग लिख दें इसके नीचे, ये हो जाएगा एच एफ अपॉन क्यू माइनस एच एफ नॉट अपॉन क्यू, यही हो जाएगा सर। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया ना, ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स एक्स प्लस सी। बेटा ये सारा काम आप लोगों को एग्जाम में खुद करना पड़ेगा, ये आप जो अभी बैठे बैठे यूं नजारा कर रहे हैं ना, वो एक्स है, वो कुछ भी चेंज कर सकता है, वो किसी और दो का ग्राफ दे देगा, वो तुमसे क्या बताओ ग्रेडियंट किसके बराबर है, तो ये एनालिसिस तो तुम्हें खुद करना आना चाहिए ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लाना होता है, तो आपको सोचना था कि यार मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कैसे लेकर आऊंगा। तो स्टॉपिंग वोल्टेज अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, तो द ग्रेडियंट इज h अपॉन q या h अपॉन e। ओके चलो बच्चों, यहां तक सबको बात समझ में आ गई है? पक्की बात है। ये हो गया स्टॉपिंग वोल्टेज इस्तेमाल करके इसको आपने कैलकुलेट करना। चलें, ये इसका ये वाला पार्ट हो गया। चलो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का किस्सा हुआ कंप्लीट। इसमें कोई सवाल किसी का नहीं है? क्लियर है? ठीक है, चलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर, अब हम स्पेक्ट्रा। अच्छा ये बताइए कि